हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास केमिस्ट्री की एक सिंपल ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर सेकंड factor affecting rate of reaction, and number third mechanism by which chemical reaction proceed. That means we can say that the chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction and factor affecting rate of reaction and mechanism by which the chemical reaction proceed. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमें केमिकल काइनेटिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम इंडस्ट्रियली देखते हैं कि जब किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, अगर उसकी हमें स्पीड हमारे पास पता है, तो हम उस प्रोडक्ट की यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और हम उसको इंक्रीज कैसे करेंगे? जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर में क्या करके, चेंज करके। तो इंडस्ट्रियल केमिकल काइनेटिक्स का एप्लीकेशन है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते भी हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे रेट, हमारे पास एक टर्म्स आया। रेट का मतलब होता है स्पीड दैट मींस एनी चेंज विद पर यूनिट टाइम। कोई भी जो चेंज होता है, किसी भी चेंज को जो पर यूनिट टाइम होता है, उसको हम उसकी क्या नाम देते हैं, स्पीड बोलते हैं। वैसे ही स्पीड हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस की भी होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन का रेट हमारे पास कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो उसी के बेस पे हम, रेट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट दैट मींस स्पीड, है ना। स्पीड के बेस में हम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है हमारे पास। Basis on the rate, the chemical reactions are divided into 3 types. Number first, very fast reaction, ये very fast chemical reaction, clear? Number second, very slow reaction, and number third, moderate speeds रिएक्शन। हमने कहा 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, सेकंड वेरी स्लो रिएक्शन, नंबर थर्ड मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। नाम से ही हमें रिएक्शन की टाइप पता चल रही है। तो दैट मींस वेरी फास्ट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच अकर इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम में क्या हो जाती है, बहुत छोटे टाइम में कंप्लीट हो जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। और अबाउट 10⁻12 10⁻16 सेकंड में हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। और इन रिएक्शंस का एग्जांपल होती कौन सी है, आयनिक रिएक्शन। जितनी भी हमारे पास सारी की सारी आयनिक रिएक्शंस होती है, वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। आयनिक कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। वहां पे आयंस होते हैं, तो वहां पे बॉन्ड कोई टूटना नहीं होता, खाली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आपस में आसानी से स्पीड में वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसका एग्जांपल हम सिंपल कोई एसिड बेस रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे NaOH है, एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स NaCl प्लस H2O। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन का। बहुत सारे सॉल्ट की, एक्वस सॉल्ट की केमिकल रिएक्शन आयनिक, वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट होती है। दूसरा है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा टाइम क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है कंप्लीट होने में। वो दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं। दैट मींस दोस केमिकल रिएक्शन व्हिच आर वेरी स्लो एंड टेक अ वेरी लार्ज टाइम। जो बहुत ज्यादा लार्ज टाइम हमारे पास या बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। और इसमें हमारे पास सेकंड में नहीं, इसमें डेज और मंथ हमारे पास क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम
स्लो केमिकल रिएक्शन और वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास क्या है, स्लो रिएक्शन है, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन, और इसकी केमिकल रिएक्शन हमने कहा पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। थर्ड हमारे पास होता है मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। दैट मींस वो केमिकल रिएक्शन ना तो जो बहुत ज्यादा फास्ट है, ना ही बहुत ज्यादा क्या हमारे पास स्लो है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। और ये मोस्टली हमारे पास कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी इन रिएक्शंस में हमारे पास मिनट्स में या हमारे पास सेकंड में ये कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे हम उसके टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट मींस द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर मॉलिक्यूल जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुगर दैट मींस सुक्रोज। सिंपल एक केमिकल रिएक्शन ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ईस्टर का करो। हमारे पास एक एग्जांपल है, ईस्टर है COO-C2H5 इथाइल इथेनोएट हम इसको नाम देते हैं, या इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। इसके हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टेरिफिकेशन की इनवर्स रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल एसिड बनेगा, दूसरा हमारे पास कौन बन जाएगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बन गया। तो ये किसका एग्जांपल है, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है, मॉडरेट स्पीड्स केमिकल रिएक्शन। तो क्लियर, केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास होती क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन दैट मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म बाय व्हिच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। ये केमिकल काइनेटिक्स हो गई। इसका एप्लीकेशन हमने बता दिया, इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है कि रिएक्शन को हम जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है, हम इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम उस स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा था टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। 3 टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। नंबर फर्स्ट वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, नंबर सेकंड वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, एंड नंबर 3 मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारे पास डेफिनेशन में पहला टर्म्स था कि हम केमिकल काइनेटिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने कहा था रेट और स्पीड, रेट का मतलब होता है कि एनी चेंज इन पर यूनिट टाइम। लेट अस कंसीडर सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये कोई रिएक्टेंट है जो किसी केमिकल चेंज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। तो कोई रिएक्टेंट जब केमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने देखा, अगर मुझे यहाँ पर रेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करिए, या तो रिएक्टेंट के अमाउंट पे या तो प्रोडक्ट के अमाउंट पर। अमाउंट कैसे लेते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, तो मोलर कंसंट्रेशन हम इनका लेते हैं। तो रेट हम कैसे लिखेंगे कि इनके कंसंट्रेशन में जो पर यूनिट टाइम चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो डिफाइन भी कर सकते हैं, द change in any one of the the change in concentration of any one of the reactants और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। या तो हम उसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज। चलिए डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
डिक्रीज ऑफ concentration या decrease in concentration of reactant upon time taken, क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा इन प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन concentration of प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, या हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, और इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। अभी हम इसको सिंपल सा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो यहां पर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम सिंपल ले सकते हैं कि इफ R1 and P1 are concentration of R and P at time t1, clear, and R2 and P2 are concentration of R and P at time t2। तो ये R1 और P1 क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है किसी टाइम t1 में, या इनिशियल कंसंट्रेशन हम इसको नाम दे सकते हैं। और कुछ टाइम बाद जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो गई, कुछ आधा ही कंप्लीट हो सकती है कुछ फ्रैक्शन में कंप्लीट हो गई, तो वहां पे जब हम टाइम देखते हैं तो उस टाइम t2 में हमारे पास उनका कंसंट्रेशन R का रिएक्टेंट का R2 और प्रोडक्ट का P2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट होता क्या, स्क्वायर ब्रैकेट है क्या, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको मोलर कंसंट्रेशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को, दैट मींस मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या स्पीसीज का अगर हम मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, आपने इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा और केमिकल काइनेटिक्स में हम सेम करते हैं, तो उस स्पीसीज मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उस स्पीसीज का मोलर कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में उसकी क्या किया गया है कंसंट्रेशन को लिया गया है। तो इसकी यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स, और इसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने सुना होगा, एक्टिव मास भी इसको नाम देते हैं, क्लियर। तो ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये दोनों फाइनल कंसंट्रेशन। और एक चीज और हमेशा याद रखना, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर। तो अब हम देखते हैं यहां पे कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास R2 एंड P2 और इनिशियल कंसंट्रेशन R1 एंड P1 है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R हम कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, जहां पे कि डेल्टा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे R2 का कंसंट्रेशन अपॉन R1 का फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहां पे रिएक्टेंट के टर्म्स में हम जब लेते हैं तो ध्यान से देखना, R1 जो इनिशियल कंसंट्रेशन और R2 इसका फाइनल कंसंट्रेशन है, तो R1 ज्यादा होगा या R2, रिएक्टेंट तो डिसअपियर होता है ना टाइम के साथ, डिक्रीज होता है, तो सीधी सी बात है R1 ज्यादा होगा, R2 क्या हो जाएगा हमारे पास कम आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू कैसे आ जाएगी नेगेटिव आएगी, कैसे आएगी नेगेटिव, क्योंकि R2 क्या है, क्योंकि हमें पता है R2 इज ऑलवेज लेस देन R1, तो R2 का जो ये फाइनल जो कंसंट्रेशन है ये हमेशा R1 से कैसा होता है कम होता है। तो सिंपल सी बात है डेल्टा R की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव आएगी, डेल्टा R की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू रखता हूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किस में आ जाएगा
नेगेटिव में आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। बट हमें पता है रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आपने कभी सुना है कि मैं -10 किलोमीटर पर 10 मिनट में मैंने कंप्लीट किया, तो रेट कभी हम माइनस में नहीं लेते हैं, वो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में ही होता है, या तो 0 होगा, है ना, या तो कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर ये डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव है, रेट में रखोगे तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव में रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। पर हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जिससे हमारे पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव तो आर डेल्टा आर की वैल्यू के साथ आएगा। तो जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म्स में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमेशा माइनस साइन क्या करते हैं, रेट लिखने से पहले लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता है डेल्टा आर की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो माइनस होगी, और माइनस होगी तो रेट हमेशा माइनस में आएगा, जो कि हमेशा होता नहीं है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने अपनी तरफ से माइनस साइन लगा दिया, खाली किसके केस में, रिएक्टेंट के केस में। किसके केस में, खाली रिएक्टेंट के केस में, ताकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि माइनस से माइनस, जब ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट अप करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्टेंट के टर्म से हम हमेशा माइनस लगाते हैं। इस माइनस के दो सिग्निफिकेंस है, पहला तो ये कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करेगा, और दूसरा ये कि द माइनस साइन इज इंडिकेट द रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज विद टाइम। ये भी इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो जहां पे भी माइनस होगा, जिस रेट में, जहां पे रेट एक्सप्रेशन में माइनस लगा होगा, समझ जाना वो रिएक्टेंट, वो हमेशा क्या हमारे पास रिएक्टेंट है। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, P2 का कंसंट्रेशन माइनस P1 कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें पता है P1 कम होगा, P2 ज्यादा होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा पी का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमें पता है ये होता है T2 माइनस T1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किस केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक सेम भी हो सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। तो एक हमारे पास सिंपल केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे हैं, सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 गैस इक्वल टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, दैट मींस डिकम्पोजिशन ऑफ या डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। PCl5 किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू PCl3 प्लस Cl2 में। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ, अब अलग अलग लिखने की बजाय मैं सबका रेट एक साथ लिख लेता हूं। तो ये क्या है हमारे पास, PCl5 क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसको रेट लिखने से पहले हमारे पास नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ताकि जब डेल्टा PCl की वैल्यू, PCl5 का कंसंट्रेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ताकि माइनस जो है माइनस माइनस का प्लस हो जाए। तो यह क्या, डेल्टा PCl5 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा PCl3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा Cl2 का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके सेम है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेट हम ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। अब थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे होता है जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। क्लियर। यहाँ पे इसके जब 2 मोल डिसअपियर होंगे तब जाके इनके 1 मोल हमारे, 1 मोल H2 1 मोल I2 क्या होता है, अपियर होता है, फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स HI की जो डिसअपियरेंस या डिक्रीज होने की स्पीड है वो I2 और
H2 के इंडिविजुअली फॉर्मेशन की स्पीड के 2 गुना ज्यादा है। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमेशा यहाँ पे याद रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर होता है सभी के टर्म्स में, जब हम लेते हैं सबके टर्म्स में जब लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कैसी होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के टर्म्स में आइडेंटिकल और इक्वल होती है या यूनिक होती है, सॉरी इक्वल होती है। अब 2HI की स्पीड 2 गुनी है I2 और H2 और I2 के फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। अब अगर इनकी स्पीड, इन दोनों की स्पीड इंडिविजुअली अगर इसके बराबर करनी है तो इनकी स्पीड को 2 गुना कर सकते हैं, इसके बराबर करनी है तो इनकी स्पीड को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके इन दोनों की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, HI के स्पीड के बराबर हो जाएगी, या इनकी स्पीड के बराबर करने के लिए HI की स्पीड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमेशा याद रखना जब भी हम ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेस करते हैं जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, वहां पे बहुत आसान चीजें हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने उसको किससे डिवाइड कर देना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, माइनस साइन रिएक्टेंट था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दे, तो 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा HI का मोलर कंसंट्रेशन ऊपर डेल्टा T, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, लिखने का कोई फायदा नहीं, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा क्या लेते हैं हम, अपॉन में लेते हैं, डिवाइड में लेते हैं, किसके, रेट के। तो ये हमारे पास जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में लोगे तब जाके हमारे पास इसकी आइडेंटिकल वैल्यू आती है। इसको हम थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास ये है सिंपल केमिकल रिएक्शन, वही हमने ली केमिकल रिएक्शन 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। अभी यहाँ पे जब टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, टाइम कितना है 0, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा A0, इसका कंसंट्रेशन 0 क्योंकि जब टाइम लगा ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इसका कंसंट्रेशन पूरा है जितना लिया था, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो 0। और हमने थोड़ी देर बाद क्या किया, टाइम t पे इनका कंसंट्रेशन मेजर किया। सपोज H2 और I2 के कितने मोल बन गए, x मोल H2 के और x मोल किसके बन गए, I2 के बन गए। और यहां से हमारे पास कितना, हमारे पास डिसअपियर हो गया, 2x HI हमारे पास कंप्लीट कन्वर्ट हो गया किसमें, I2 और H2 में। तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, A0 माइनस 2x। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे, रेट लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। क्लियर? डेल्टा HI की वैल्यू रखो, कैसे रखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये माइनस बार है, A0 माइनस 2x माइनस A0 अपॉन डेल्टा T, या T माइनस 0, इससे ये कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास 2x अपॉन T। अब वैसे ही हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, रेट इक्वल टू इन दोनों में से किसी एक का ले लो, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा H2 क्या है, x अपॉन T प्लस है। अगर मैं रेट में लिखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T यहाँ पे लिखूं तो x अपॉन T आ रहा है, पर ये 2x अपॉन T आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हमें रेट में इन दोनों को आइडेंटिकल बनाना है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल बनाने के लिए मैंने क्या था, एक तो हमने माइनस लगाया था, वो माइनस पहले से ही है, उसमें हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो ये x अपॉन T के बराबर हो जाए, तो हम करेंगे क्या, 2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 से 2 कैंसिल। तो बोलने का मतलब है कि इससे अच्छा मैं वहां पे उसको लगाने की बजाय यहीं पे लगा दूं, तो जब मैं यहाँ पे ये 2 लगा दिया तो ये 2 से 2 को कैंसिल करके x अपॉन T आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जब भी हम कहीं पे क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब भी डिफरेंट है, तो वहां पे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, रेट को डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे पास आइडेंटिकल और यूनिक वैल्यू क्या आ जाए, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की आ जाए। क्लियर? तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट, तो माइनस डेल्टा N2 का मोलर कंसंट्रेशन डेल्टा T, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल टू माइनस 1/3, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आएगा, अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, डेल्टा NH3
मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये इस रिएक्शन के लिए रेट हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक आगे की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।